हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 100 प्रश्न जो कि प्राचीन इतिहास से होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को देखिएगा, आने वाली आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से इतिहास का प्रकार कौन नहीं है। बताइएगा कौन नहीं है इतिहास के प्रकार। तो इसमें जो है सभी इतिहास के प्रकार हो जाएगा, सभी आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल इसका ही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इतिहास को बांटने वाला कौन था दोस्तों। इतिहास को बांटने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इतिहास को बांटने वाला जो व्यक्ति था आपका क्रिस्टोफर सेलियस था। क्रिस्टोफर सेलियस का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 3 नंबर क्या है, इतिहास का पिता कौन है। इतिहास का पिता कौन है दोस्तों, बताइएगा इतिहास का पिता कौन है। तो बिल्कुल इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस है। हेरोडोटस ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। हेरोडोटस हो जाएगा, हेरोडोटस ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या आ जाएगा। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों। तो बिल्कुल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखने वाला जो व्यक्ति था आपका कौन हो जाएगा सही जवाब। तो बिल्कुल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखने वाला जो व्यक्ति था आपका हेरोडोटस था। हेरोडोटस ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक ये इसमें रख लीजिएगा, ऑप्शन सी ही रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। प्राचीन इतिहास की जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो बिल्कुल धर्म ग्रंथ से मिलता है। कहाँ से मिलता है, धर्म ग्रंथों से मिलता है प्राचीन इतिहास की जानकारी। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा लास्ट में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। भारत में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। भारत में प्राचीन ग्रंथ जो है वो कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल वेद ग्रंथ है। कौन सा है, वेद ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ जो है वेद है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर क्या है, वेदों की संख्या कितनी है। बताइएगा दोस्तों वेदों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों। तो बिल्कुल वेदों की संख्या जो है टोटल आपका 4 वेद है। कितना वेद है दोस्तों, 4 वेद है। 4 वेद ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। बताइएगा सबसे प्राचीन वेद जो है और कौन सा है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे न्यूनतम वेद कौन सा है। सबसे न्यूनतम वेद जो है वो कौन सा है दोस्तों। तो बिल्कुल न्यूनतम वेद जो है आपका कौन सा है, अथर्ववेद है। और सबसे न्यूनतम वेद जो है अथर्ववेद है, और सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों के संलग्नकर्ता को क्या कहते हैं। वेदों के संलग्नकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल वेदों के संलग्नकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा सही जवाब कहते हैं क्या होगा। तो बिल्कुल वेदों के संलग्नकर्ता को वेद संहिता वेद व्यास के नाम से जानते हैं। संहिता वेद व्यास के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त और कितने मंडल है। ऋग्वेद में कितने सूक्त और कितने मंडल है दोस्तों। तो बिल्कुल 1028 सूक्त और 10 मंडल है। 1028 सूक्त और 10 मंडल है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों के संलग्नकर्ता कौन है। वेदों के संलग्नकर्ता कौन है दोस्तों, अभी बताए हैं कमेंट के में इसका आंसर बताइएगा। कमेंट में बताइएगा कि वेदों के संलग्नकर्ता कौन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है दोस्तों। तो बिल्कुल ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या जो है आपका कितना है, तो 10,462 है। कितना, 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल होत्र के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में जो ऋचाओं पढ़ता है, ऋचाओं की जानकारी रखता है, उसे होत्र के नाम से जानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हुआ दोस्तों क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में के तीसरे मंडल में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो बिल्कुल विश्वामित्र जी का वर्णन मिलता है। किसका, विश्वामित्र जी का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में टोटल प्राचीन इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को बताने वाले हैं। सूर्य देवता की गायत्री मंत्र मिलता है। सूर्य देवता की जो गायत्री मंत्र मिलता है वो कौन से मंडल में मिलता है दोस्तों। तो बिल्कुल सूर्य देवता की जो मंत्र मिलता है वह आपका तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सोम देवता का वर्णन किस में मिलता है। ऋग्वेद में सोम देवता का जो वर्णन मिलता है वह किस मंडल के तहत मिलता है दोस्तों। तो सही जवाब जो हो जाएगा 9वें मंडल में मिलता है। कौन सा मंडल, 9वां मंडल में मिलता है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित पुरुष सूक्त का वर्ण है। ऋग्वेद में उल्लिखित पुरुष सूक्त का वर्ण कितने हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद में जो लिखित है वो आपका 4 वेद है। कौन सा, कितना वेद है, 4 वेद है। कौन सा 4 पुरुष सूक्त है।
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र है। ठीक है दोस्तों, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र है, यानी 4 वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अद्यत शब्द किसके लिए है? ऋग्वेद में जो प्रयुक्त अद्यत शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त है? तो बिल्कुल गायों के लिए प्रयुक्त है। गाय, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है ऋग्वेद में पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में पवित्र नदी की बात की गई है तो वो कौन सी नदी है? तो बिल्कुल ऋग्वेद में पवित्र नदी जो है आपका सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित नदी जो है आपका सिंधु नदी है। सिंधु नदी, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है? ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो टोटल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद में शक्तिशाली देवता कौन है? ऋग्वेद में शक्तिशाली देवता कौन है दोस्तों? बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऋग्वेद में शक्तिशाली देवता इंद्र देवता को मानते हैं। किसको? इंद्र देवता को मानते हैं। इंद्र देवता, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न इंद्र देवता का वर्णित ऋचाओं की संख्या कितनी है? इंद्र देवता के ऋचाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल 250 है। कितना? 250 है। 250 टोटल 250 ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, कितना? 250 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगामी सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। 10 राग का वर्णन मिलता है। 10 राग का वर्णन किस वेद में मिलता है दोस्तों? तो बिल्कुल 10 राग का जो वर्णन मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद में अग्नि देवता का ऋचा कितनी है? ऋग्वेद में अग्नि देवता का जो ऋचा है वो टोटल 200 है। कितना है दोस्तों? टोटल 200 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद में अविवाहित कन्या को क्या कहते थे? और ऋग्वेद में अविवाहित कन्या को क्या कहते थे दोस्तों? तो बिल्कुल अमाजू के नाम से जानते थे। क्या? अमाजू के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों आस्तु मां सदम में वाक्य कहाँ से लिया गया है? आस्तु मां सदम में वाक्य जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल आस्तु मां सदम में वाक्य जो लिया गया है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद में का अंग्रेजी अनुवाद है। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले व्यक्ति जो थे आपका मैक्स मुलर थे। कौन थे? मैक्स मुलर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों वेद यात्री में सम्मिलित वेद कौन सम्मिलित नहीं है? वेद यात्री में कौन से वेद जो है वह सम्मिलित नहीं है दोस्तों? बताइएगा, वेद यात्री में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद जो है वह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल ऋग्वेद का उपवेद जो हो जाएगा आपका आयुर्वेद हो जाएगा। आयुर्वेद, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आयुर्वेद की रचना किसने किया था? आयुर्वेद की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल आयुर्वेद की रचना करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपका धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी जी थे। धन्वंतरी आयुर्वेद की रचना किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? भारतीय संगीत का जनक जो कहा गया है वो किस वेद को कहा गया है? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा कि संगीत जनक का जो है वेद कौन सा है? भारतीय संगीत जनक का वेद जो कहा गया है सामवेद को कहा गया है। सामवेद, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर है। यज्ञ में गाने वाले ऋचा का उल्लेख मिलता है। यज्ञ में गाए जाने वाले ऋचाओं का उल्लेख जो मिलता है वह किस वेद में मिलता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामवेद में मिलता है। यज्ञ में गाए जाने वाले ऋचाओं का जो उल्लेख मिलता है आपका सामवेद में मिलता है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सामवेद का पठनकर्ता को क्या कहते थे? सामवेद के पठनकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उदात्र के नाम से जानते हैं। उदात्र, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और 36 नंबर प्रश्न है क्या है? सामवेद में सूक्त कितने हैं? सामवेद में सूक्त की संख्या कितनी है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल 1018 सूक्त है। कितना? 1018 सूक्त है सामवेद में सूक्त की संख्या। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल गंधर्व वेद है। कौन सा? सामवेद का उपवेद जो है आपका गंधर्व वेद है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों गद्य पद किस वेद में है? गद्य और पद जो है वो किस वेद में है दोस्तों? किस वेद के अंतर्गत गद्य और पद आता है? तो बिल्कुल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सर्वप्रथम
नक्षत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम नक्षत्र का वर्णन जो मिलता है वह कहाँ पे मिलता है दोस्तों? तो बिल्कुल यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में मिलता है सर्वप्रथम नक्षत्र का वर्णन। अगला प्रश्न देखेंगे और 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है? यजुर्वेद के पठनकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पठनकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल अर्धायु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धायु कहते हैं। अर्धायु ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर है, यजुर्वेद में मुख्यतः उल्लिखित है। यजुर्वेद में मुख्यतः किसका उल्लिखित है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका कर्मकांड का उल्लिखित है। कर्मकांड ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए, तो काफ़ी इसलिए सभी प्रश्न को याद जरूर रखिएगा। यजुर्वेद में ब्राह्मण का ग्रंथ है। यजुर्वेद में ब्राह्मण का ग्रंथ कौन सा है? तो बिल्कुल तैत्तिरीय शतपथ ग्रंथ है। कौन सा? तैत्तिरीय शतपथ ग्रंथ है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों तैत्तिरीय शतपथ, यजुर्वेद में तैत्तिरीय एवं शतपथ ग्रंथ किसका है? तो यजुर्वेद में तैत्तिरीय एवं शतपथ ग्रंथ जो है आपका ब्राह्मण का है। किसका है? ब्राह्मणों का है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों अथर्ववेद की रचना किसने किया था? अथर्ववेद की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो अथर्ववेद की रचना जो किए थे वह ऋषि भार्गवा ने किया था। किसे? ऋषि भार्गवा ने किया था अथर्ववेद की रचना, सॉरी ऋषि अर्थवा ने किया था। कौन किया था दोस्तों? तो ऋषि अर्थवा ने किया था। अर्थवा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों अथर्ववेद का में ब्राह्मण का वेद है। अथर्ववेद में ब्राह्मण का वेद कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल गोपथ ब्राह्मण है। कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद में ब्राह्मण का वेद जो है आपका गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद में हस्तलिखित को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में हस्तलिखित को जो कहते हैं खील कहते हैं। खील के नाम से जानते हैं। खील ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। हस्तलिखित को ऋग्वेद में खील के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अथर्ववेद में मंत्र एवं वेद की संख्या कितनी है? तो अथर्ववेद में मंत्र एवं वेद की संख्या जो है आपका 731 मंत्र है और वेद की संख्या जो है वह 6000 है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है और किस में दिखाई गई है दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल मैत्रेयनी संहिता में दिखाई गई है। किसमें? मैत्रेयनी संहिता में दिखाई गई है सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। और अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल उपनिषदों की संख्या जो है टोटल 108 है। कितना? 108 उपनिषद है। 108 के साथ ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों स्मृति ग्रंथ सबसे अधिक प्राचीन और प्रामाणिक है। स्मृति ग्रंथ जो है सबसे अधिक प्राचीन और प्रामाणिक है, यह किसमें बताया गया है? तो बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मनुस्मृति में हो जाएगा। मनुस्मृति ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है प्राचीन इतिहास से। टोटल 500 प्रश्न बताएंगे, जो कि इस वीडियो में आपका 100 प्रश्न हो जाएगा। 100 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो सभी प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। 51 नंबर प्रश्न है इतिहास का क्रमबद्ध किसका विवरण है? इतिहास का क्रमबद्ध जो है विवरण है वह किसमें है दोस्तों? तो बिल्कुल पुराणों में है। किसमें? पुराणों में है इतिहास का क्रमबद्ध विवरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है टोटल 18 है। 18 पुराण है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है आपका 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि सबसे प्राचीन पुराण जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मत्स्य पुराण हो जाएगा। मत्स्य पुराण ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों विष्णु पुराण किस वंश का उल्लेख है? विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख है दोस्तों? तो बिल्कुल मौर्य वंश का उल्लेख है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों आंध्र सतवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। आर्ध सतवाहन वंश का उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है? तो बिल्कुल आर्ध सतवाहन वंश का उल्लेख जो मिलता है आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों वायु पुराण में वर्णित वंश है कौन सा है? वायु पुराण में वर्णित वंश जो है आपका कौन सा है? तो गुप्त वंश है। वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन किया गया है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों वेदों के अर्थ उच्चारण समझने के लिए रचना की गई है। वेदों के अर्थ को उच्चारण को समझने के लिए वेदों के अर्थ उच्चारण समझने के लिए किसकी रचना की गई है दोस्तों? तो वेदांग की रचना की गई है। वेदांग ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों शुंग वंश का मानक ग्रंथ कौन सा है? शुंग वंश का मानक ग्रंथ जो है वह कौन सा है दोस्तों? तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे वेदांग की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदांग की संख्या जो है आपका टोटल कितना है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? वेदांग की संख्या जो है टोटल 6 है। 6 वेदांग है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब।
ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक कालखंड में वैदिक कालखंडों की संख्या कितनी है? वैदिक कालखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल वैदिक कालखंडों की संख्या जो है टोटल आपका कितना है दोस्तों? तो 2 वैदिक कालखंड है, 2 के साथ इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए याद रखिएगा कि 2 कालखंड है। वो अगला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कब से कब तक था? उत्तर वैदिक वैदिक काल का कार्यकाल जो था आपका 1000 BC से लेकर के 600 BC तक था। 1000 BC से ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था, यानी टोटल 400 लगभग 400 सालों का उत्तर वैदिक काल था। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग वैदिक काल कब से कब तक था? ऋग वैदिक काल जो है कब से कब तक था दोस्तों? तो बिल्कुल 1500 BC से लेकर के 1000 BC से तक था। लगभग यह 500 वर्षों का ऋग वैदिक काल रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उत्तर वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ जो है आपका महाभारत और रामायण है। महाभारत और रामायण, यानी ऑप्शन ए और बी इसका दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण का लेखक कौन है? रामायण का लेखक कौन है दोस्तों? तो रामायण का लेखक जो है आपका महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न तो क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, महाभारत का लेखक कौन है? महाभारत का लेखक जो है आपका महर्षि वेद व्यास है। कौन सा? महर्षि वेद व्यास है। वेद व्यास, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात कर देंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु कितना पुराना है और किससे पता चलता है? कोई वस्तु कितना पुराना है किससे पता चलता है? तो बिल्कुल कार्बन 14 के माध्यम से पता चलता है। कार्बन 14 के माध्यम से पता चलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। मनुष्य का विकास जो है क्रमबद्ध होता है, ऐसा बताने वाले कौन थे? मनुष्य का विकास जो है क्रमबद्ध होता है, ऐसा बताने वाले व्यक्ति जो थे आपका चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ बुक्स किसने लिखा था? ओरिजिन ऑफ बुक्स लिखने वाले व्यक्ति जो थे आपका चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है हेवी सेपियंस है, होमो सेपियंस, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर क्या है कि मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया था। तांबा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का सर्वप्रथम औजार कौन सा था? तो मनुष्य का सर्वप्रथम औजार जो था आपका कुल्हाड़ी था, जो कि पत्थरों से बना होता था। किससे? पत्थरों से बना होता था कुल्हाड़ी, जो कि सबसे प्रथम औजार था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो पहला पालतू जानवर था आपका कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर जो था आपका कुत्ता था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरा पाषाण काल का औजार की खोज किसने किया था? पूरा पाषाण काल के औजार की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे आपका कौन थे? रॉबर्ट ब्रूट थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूट थे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार जो हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन ज्ञात सभ्यता कौन सी थी? सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता जी आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में हुआ था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता जो थे आपका दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे, ऑप्शन ए सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल कब से कब तक रहा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल जो रहा है वह कब से कब तक रहा है दोस्तों? तो 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक रहा है। ठीक है दोस्तों, 1750 ईस्वी तक रहा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का युग किस प्रकार का था? सिंधु घाटी का सभ्यता का युग जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का युग जो था वो अर्ध ऐतिहासिक था। अर्ध ऐतिहासिक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक सभ्य नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? एक सभ्य नगरीय सभ्यता थी, जो कि बहुत ही सुसज्जित ढंग से सजी हुई थी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह हड़प्पा है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का अर्थ जो है आपका मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला है। मोहनजोदारो से ही सबसे अधिक मात्रा में
जो है आपका 100 मिला था। क्या मिला था? 100 मिला था, 100 मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदारो का खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? तो मोहनजोदारो का खोजकर्ता तो जो थे राखल दास बनर्जी थे। कौन थे? राखल दास बनर्जी थे। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 85 नंबर है, नर्तक कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो नर्तक कांस्य की मूर्ति जो मिला है कहाँ से मिला है दोस्तों? तो बिल्कुल नर्तक कांस्य की मूर्ति जो मिला है हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदारो जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान जो था वो आपका हड़प्पा था। कौन सा दोस्तों था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है सिंधु नदी घाटी के किनारे है। किसके? हड़प्पा जो है और रावी नदी की घाटी के समीप है। किसके? रावी नदी के किनारे है। रावी नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो पुरातात्विक खदानों से मिलती है। पुरातात्विक खदानों से मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 90 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में घरों एवं नगरों की किस पद्धति में था? तो हड़प्पा सभ्यता की जो घर एवं नगर जो था आपका ग्रिड पद्धति में था। क्या किस पद्धति में था? तो ग्रिड पद्धति में था, एक समकोणिक में था, समकोणिक आकार में था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों 91 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो था किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला है? तो घोड़ा का अवशेष जो मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों? तो बिल्कुल घोड़ा का अवशेष जो मिला है आपका सुरकोटरा से मिला है। सुरकोटरा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कालीबंगा किस राज्य में है दोस्तों? तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगा है और कालीबंगा काली चूड़िया के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, काली चूड़िया के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल काली चूड़िया होता है। कालीबंगा का अर्थ जो होता है काली चूड़िया होता है। और वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है वह कहाँ से मिला है दोस्तों? तो बिल्कुल जूते हुए साक्ष्य का मिला है आपका कालीबंगा से ही मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ईंटों का साक्ष्य जो मिला है आपका कालीबंगा से ही मिला है। ईंटा का साक्ष्य जो मिला है आपका कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। बात करेंगे अगला प्रश्न। और मोहर किस पदार्थ का बना होता था? तो मोहर जो है वो आपका सेलखड़ी का बना होता था। सेलखड़ी पदार्थ का बना होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। क्या था दोस्तों? व्यापार था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, घरों का निर्माण होता था। घरों का निर्माण जो होता था ईंटों से होता था। ठीक है दोस्तों, उस समय घरों का निर्माण जो होता था ईंटों से होता था। उस ईंट को क्या कहते थे उस समय के लोग? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। इस जो ईंट होता था ईंट को लोग क्या किसके नाम से जानते थे? वही बात करेंगे अगला प्रश्न। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो बिल्कुल सिंधु घाटी जो फैला हुआ था पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्यों तक फैला हुआ था। ये सभी जगहों तक फैला हुआ था। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टोटल 100 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न को याद जरूर रखिएगा। अगले वीडियो में प्राचीन इतिहास से ही संबंधित टोटल 100 प्रश्न को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।